नमस्कार बेटा, आप सभी का स्वागत है अमन स्मार्ट क्लासेस हमारे आपके चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको अभी तक रूरल डेवलपमेंट या फिर ग्रामीण परिवेश की क्लास प्रोवाइड करवाता रहा हूं। तो आज हम कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ अलग करेंगे। आज हम जीएस का कोई टॉपिक कवर करेंगे और पूरा कवर करेंगे उसे इंटरेस्टिंग तरीके से। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में आपका टॉपिक है आज का चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी ने अब तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कई सारी कहानियां सुनी होंगी। आज वही कहानी हम आपके सामने एक नए तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जरा देखिएगा और लास्ट तक देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम आपको इससे भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है बेटा, ओके। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जानने से पहले थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड जानेंगे। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का बैकग्राउंड नहीं, हम पहले भारत का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति हुई और कैसे एक छोटा सा लड़का चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पूरे भारत साम्राज्य का एक शासक बन बैठा। किस प्रकार से इसने इतनी कामयाबी या फिर ऊंचाइयां हासिल की, कौन इसके अस्तित्व के पीछे रहा, किसने इसका सहयोग किया। तो ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बात यहां पर या फिर एक क्वेश्चन जानना, एक क्वेश्चन नोट करना यहां पर। भारत पर सबसे पहला यूनानी आक्रमणकर्ता भारत पर सबसे पहला यूनानी आक्रमणकर्ता कौन था? बेटा, चंद्रगुप्त के बारे में अगर बैकग्राउंड बनाना है तो फिर यहीं से, इसी पॉइंट से यहां से स्टार्टिंग होगी। तो भारत पर सबसे पहला यूनानी आक्रमणकर्ता कौन था? हम प्राचीन भारत के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसे। तो भारत पर सबसे पहला यूनानी आक्रमणकर्ता कौन था? इस सभी का नाम आपने सुना होगा इतिहास के अंदर। इसका नाम था अलेक्जेंडर। क्यों बेटा, सुना है? अलेक्जेंडर नहीं सुना? कुछ अलग नाम हो गया। यूनानी आक्रमणकर्ता आपका अलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर कहा गया। अब तो बेटा पक्का ही याद आ गया होगा कि सर किस अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका पूरा नाम है महान अलेक्जेंडर या फिर महान सम्राट सिकंदर। तो अलेक्जेंडर को ही बोला जाता है सिकंदर। इस व्यक्ति से ही जन्म होगा एक महान शासक, भारत के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम आपको एक एक बात बताएंगे, एक एक पहलू बताएंगे। बस साथ में बने रहिएगा लास्ट तक। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपको, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अबाउट में हम जानेंगे। तो सबसे पहले भारत पर सबसे पहला यूनानी आक्रमणकर्ता कौन था? सिकंदर। बेटा, इस दुनिया में या फिर इस वर्ल्ड में आज के भी समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सिकंदर के अबाउट में ना जानता हो या सिकंदर के बारे में नहीं जानता।
इस सिकंदर का जन्म के बारे में अगर बात करें, इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ वो 356 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ। इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड। अगर इसके जन्म स्थान, उससे पहले माता का नाम ओलंपियस और जन्म स्थान तो मकदूनिया, और यह क्षेत्र आपका पड़ता है यूनान में। मकदूनिया यूनान नामक जगह पर एक व्यक्ति का या फिर एक महान योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम है सिकंदर। यही विश्व में चलकर एक विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध होता है। सिकंदर, जानते हैं सिकंदर की कहानी। पहले सिकंदर के अबाउट में जानेंगे। तो इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, माता का नाम ओलंपियस और जन्म स्थान है मकदूनिया या फिर यूनान। सिकंदर अपने अंदर, थोड़ी सी शायरी होगी ना, सिकंदर अपने अंदर विश्व जीत की लालसा लिए एक सेना बनाकर आगे की ओर प्रस्थान करता है और रास्ते में जितने भी इसको क्षेत्र मिलते हैं उन सभी को जीतता हुआ आगे बढ़ेगा, एक विशेष जोश के साथ। कभी ये झुका नहीं। इसके अंदर सिर्फ एक ही लालसा कि सभी क्षेत्रों का सम्राट मैं बनूं या मुझसे ज्यादा कोई बलशाली नहीं हो। और सिकंदर की एक मशहूर कहावत है या फिर इसकी एक मशहूर कहानी है कि जब भी सिकंदर युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ जाता, पानी के जहाजों से ये यात्रा करते थे, तटों पर उतरते थे, तब जाकर ये अपनी जो सेना है उसके साथ युद्ध करता। सिकंदर किसी भी तट पर पहुंचने के बाद इसका जो जहाज होता था, इस व्यक्ति का जो जहाज होता था, उस जहाज से जैसे ही पूरी सेना उतर आती थी, सिकंदर अपने जहाज में, बेटा ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी काम चल जाएगा। सिकंदर अपने जहाज में, जिस जहाज पर वो आता था उस जहाज में वो आग लगा देता था। आप समझ नहीं पाए आग क्यों लगा देता था? कि सिकंदर, सर गलत नहीं बोल रहे, सर सही बता रहे हैं आपको, कि जब सिकंदर किसी भी देश की सीमा पर आकर अपने सैनिकों को जहाज से उतार लेता और उतारने के बाद उस जहाज को हमेशा आग लगा देता था। अब जैसे ही ये सेना इस क्षेत्र में या फिर किसी राज्य में एंट्री लेती तो उसके पास कुछ नहीं सिवाय अपने शरीर और भूख के अलावा। जब युद्ध करेंगे तो भूख भी लगती है और अन्य जरूरतें भी होती हैं। तो सिकंदर डायरेक्ट बोलता, तुम्हें खाना तब मिलेगा तब तुम इस राज्य को जीत लोगे। और एक भूखा व्यक्ति बब्बर शेर की तरह होता है। कोई भी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक खाने के लिए लड़ता रहता है, और आप सभी और हम भी इसी के लिए या फिर इसी कारण से इस सभी व्यवस्थाओं के लिए जूझ रहे हैं। तो यहां पर सिकंदर उस जहाज में आग लगाने के बाद यह सेना उतरती उस राज्य क्षेत्र में और सेना भयानक तबाही मचाती। इंसान या फिर मनुष्य और जानवर में इनके द्वारा कोई फर्क नहीं समझा जाता था। कोई भी, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई औरत हो, ये बेटा औरत का चित्र है,
चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति, चाहे औरत हो, चाहे कोई बच्चा हो। चाहे औरत, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, कोई भी इनको मिलता तो ये उसकी हत्या कर देते। एक भयानक नरसंहार किया गया सिकंदर की सेना के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में। इसने बहुत सारे क्षेत्र जीते। ईरान, बैक्ट्रिया बोलते हैं उसे, ईरान, बैक्ट्रिया, ये सारे क्षेत्र इसके द्वारा जीते गए। फिर इसके बाद इन सभी क्षेत्रों को जीतते हुए इस सिकंदर का ध्यान किधर की ओर गया? हमारे भारत की ओर। भारत जो उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था, इसका ध्यान गया भारत उपमहाद्वीप की ओर, जिसमें सिकंदर ने सुना था कि भारत में बहुत ही ज्यादा धन दौलत अभी भी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इससे पहले ईरानियों के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था लगभग 518 बीसी में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। उसने भारत में पंजाब में आक्रमण किया था और पंजाब को हफ्त हिंदू के नाम से जाना जाता है। बेटा, पंजाब को हफ्त हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सिकंदर ने अन्य व्यक्तियों की लूट भारत में देखी, तो इसके अंदर भी लालसा उठी कि मैं विश्व विजेता बनने के लिए इस क्षेत्र पर भी जीत करूंगा। सिकंदर ने अपने जीवन काल में लगभग पृथ्वी का 15% भाग, संपूर्ण पृथ्वी का 15% भाग सिकंदर ने जीता था अपने जीवन काल में, जो बेटा बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है। तो सिकंदर ने एंट्री ली किधर की ओर? भारत की ओर। भारत में आ गया सिकंदर। अब भारत में आ गया आपका सिकंदर। थोड़ी सी भारत की स्थिति देखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है मैप, कोई नहीं, इसे सुधारते हैं थोड़ा सा। तो सिकंदर अब कहां पर एंट्री लेगा? अब सिकंदर एंट्री लेने वाला है आपका भारत में। यह आपका भारत वाला क्षेत्र है। यहां पर पड़ता है आपका तक्षशिला। आज के टाइम में ये आपका जम्मू कश्मीर वाली साइड में या फिर लद्दाख में पड़ेगा। ये आपका तक्षशिला। ये तक्षशिला एक फेमस यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उस समय की फेमस यूनिवर्सिटी। तो ये एक क्षेत्र है तक्षशिला, और इधर से आ रहा है आपका सिकंदर। इधर से यात्रा करता हुआ आपका सिकंदर आ रहा है, या फिर पश्चिमी देशों को जीतता हुआ अब नंबर है भारत का। और तक्षशिला का इस समय जो गवर्नर है, गवर्नर मतलब राज्यपाल, इस क्षेत्र का जो गवर्नर या फिर यहां का शासक, उसका नाम है आम्भी, राजा आम्भी। आम्भी तक्षशिला का शासक है। इससे सिकंदर की अबाउट में या फिर उसकी विशाल सेना के अबाउट में अपने गुप्तचरों से पहले ही पता हो गया था कि सिकंदर भारत आने वाला है।
तो आम्बी से जैसे ही सिकंदर और सिकंदर की सेना की मुलाकात होती है तो आम्बी इतनी विशाल सेना को देखकर सिकंदर के सामने घुटने टेक देता है और सिकंदर आम्बी से मेल मिलाप या फिर दोस्ती करके और आम्बी इसे अपनी सेना लगभग 5000 सिपाही, लगभग आम्बी ने 5000 सिपाही दिए किसको? सिकंदर को। और यहां से सिकंदर ने एंट्री ली कहां पर? तक्षशिला वाले क्षेत्र में। इसके बाद यहां पर अगला क्षेत्र पड़ेगा पंजाब, जिसे आप हफ्त हिंदू बोलोगे। और यहां पर एक क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र, भारत का इस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य यहीं पर है। यहां पर एक क्षेत्र है मगध, जो बिहार वाले रीजन में आपका पड़ेगा। तो यहां पर ये पंजाब वाले क्षेत्र में, और यहां का शासक है पोरस, राजा पोरस। हां जी, उसी पोरस के अबाउट में बात कर रहे हैं जो सिकंदर से भिड़ गया था। एक छोटी सी सेना होने के बाद भी वो सिकंदर से भिड़ गया। तो जैसे ही सिकंदर ने आम्बी को हराया और अगला नंबर जैसे ही पंजाब का आया, तो उससे पहले पोरस ने अपनी सेना तैयार कर ली और सेना लेकर वो झेलम नदी के तट पर जा पहुंचा। और झेलम नदी, जिसे हाइडे स्पीस बोला जाता है, हाइडे स्पीस, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस दोनों के बीच में बहुत ही भयानक संग्राम हुआ, जिसमें भले ही विजय तो सिकंदर की हो गई, लेकिन सिकंदर ने कहा कि मैं इतने समय से इतने राजाओं को हराता हुआ आया हूं, उनके द्वारा मेरे सामने सिर नहीं उठाया गया, और ये एक छोटा सा शासक लेकिन जो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, इसने मेरा सामना बहुत ही अच्छे से किया। अंततः इसका निष्कर्ष, रिजल्ट ये निकला, इसका परिणाम यह निकला कि सिकंदर ने पोरस को उसका साम्राज्य वापस कर दिया। इस युद्ध को, सिकंदर और पोरस के युद्ध को, जो झेलम नदी के तट पर हुआ है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। एक तो झेलम नदी का युद्ध, एक आपका वितस्ता का युद्ध, वितस्ता, और एक आपका हाइडोस्पीस का युद्ध। और ये तीनों हुए 326 बीसी में। जी हां, 326 बीसी में पोरस और सिकंदर के मध्य एक भयानक युद्ध हुआ, जिसे इन 3 नामों से जाना जाएगा: झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडोस्पीस का युद्ध। कहानी का रुख आगे बढ़ाते हुए अब अगला जो नंबर है वो है मगध का, और मगध का जो इस समय शासक है वो है नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। धनानंद जो पुत्र था महापद्म नंद का। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 8 पुत्र थे महापद्म नंद के, और यह सबसे छोटा पुत्र था धनानंद। बहुत ही ज्यादा क्रूर, अत्याचारी और शराब के मजे में रहने वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति को शराब और मुजरा, इन दोनों चीजों का बहुत ही ज्यादा शौक था, तो इन्हीं चीजों में विलीन रहता था। बहुत ही ज्यादा भोग विलासी था धनानंद, इन्हीं चीजों में विलीन रहता था, और मगध की जनता इससे बहुत परेशान है। इधर यह तक्षशिला में मीटिंग होती है। देखो, इस बात का सिकंदर के पूरे भारत को विजय कर सकता है, इस चीज से हिंदू राष्ट्र को
सिकंदर से छुटकारा दिलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के मन में ख्याल आया और उसको आप भली भांति जानते हो। उस व्यक्ति का नाम था चाणक्य, या इसी व्यक्ति को बोला जाता है कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये प्रोफेसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय के। चाणक्य जो है प्रोफेसर हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के, या फिर गुरुजी बोल सकते हो। ये गुरुजी पढ़ाते हैं राजकुमारों को तक्षशिला में, शिक्षा देते थे। तो चाणक्य बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में या फिर हमारी भूमि पर इस समय एक दुश्मन ने आक्रमण किया है। सभी गुरुजियों को एकत्रित किया गया और चाणक्य एक सुझाव रखते हैं कि क्यों ना हम सभी राष्ट्रों को, भारत में जो जनपद हैं सभी राष्ट्रों को मिलाकर सिकंदर का सामना करें। जैसे ही चाणक्य ने अपना यह सुझाव रखा, सभी व्यक्तियों के मुंह से हंसी फूट पड़ी। यह देखकर सभी चकित रह गए कि मैंने इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी योजना रखी है, क्योंकि इन्हें पता था, अन्य जितने भी गुरुजी थे जो मीटिंग में शामिल थे, कि भारत के सभी राष्ट्र खत्म हो सकते हैं लेकिन एकत्रित कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से या फिर एक दूसरे के राष्ट्र को छीनने और झपटने में लगे हुए हैं और कोई नहीं चाहता। सब प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा राष्ट्र है, मेरी समस्या होगी तो मैं लड़कर उसका सामना कर लूंगा, मैं इतना बेहद और संपन्न हूं। तो ये सब देखने के बाद चाणक्य ने बोला आप सभी पीछे हट सकते हो लेकिन मैं नहीं, मैं एक कोशिश अवश्य करके देखूंगा। और चाणक्य यहां से निकलकर पहुंचते हैं आपके मगध में, उसी मगध में जहां पर धनानंद रहता था, जो बहुत ही ज्यादा भोग विलासी व्यक्ति था। जैसे ही चाणक्य मगध में जाकर मगध राज्य में पहुंचते हैं तो वहीं पर गेट पर एक जो द्वारपाल होता है या फिर चौकीदार होता है, उन्हें रोक देता है कि कैसे अंदर कैसे घुसे जा रहे हो, आपके पास कोई परमिशन है क्या, कोई आज्ञा पत्र। ये एक चित्र है, ये मगध वाला क्षेत्र हो सकता है और ये बाहर की नगरी का मुख्य गेट है। यहां पर कोई द्वारपाल खड़ा होगा, यहां पर कोई द्वारपाल खड़े होंगे और यहां से आपके चाणक्य एंट्री लेने वाले हैं। तो जैसे ही मगध वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं चाणक्य, तभी ये द्वारपाल रोक देते हैं किसे, चाणक्य को, कि कैसे आगे बढ़े जा रहे हो। तो चाणक्य बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है, किससे, महाराज से। द्वारपाल या गेटमैन बोलते हैं कि इस व्यक्ति के पास कोई आज्ञा पत्र नहीं है तो हम इसको अंदर नहीं जाने दे सकते। और हमारे महाराज इतने निर्दयी हैं, क्योंकि हमें पता है, दोनों द्वारपाल या गेटमैन को पता है कि क्या कर रहे होंगे महाराज, वही अपना एक हाथ में जाम शराब का और सामने मुजरा, डांस, ये दो चीजें। और हम उनके आनंद में अगर कोई विघ्न डालेंगे तो कहीं उनकी तलवार हमारे सर के ऊपर न चल जाए। इस डर से चाणक्य को यहां से इन द्वारपालों ने वापस जाने को कह दिया। लेकिन चाणक्य भी एक हठी किस्म के व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक की मैं मुलाकात नहीं कर लेता।
और लगभग चाणक्य को 3 से 4 घंटे हो गए यहीं पर खड़े हुए। द्वारपाल भी अत्यंत परेशान के कितना हठी व्यक्ति है। चाणक्य इधर से बोलेंगे गुरुजी हूं मैं, कौन हूं मैं, प्रोफेसर। द्वारपाल बोलेंगे कहां के प्रोफेसर हो, मैं तो कबू पढ़ो ना हूं, तो कहां के तुम प्रोफेसर हो। तो यहां पर चाणक्य 3 से 4 घंटे हो गए लेकिन इंतजार करता रहा। कौन, चाणक्य। फाइनली यहां से ये जो आपके द्वारपाल हैं ये महल की ओर रुख करते हैं और रास्ते में इनकी मुलाकात होगी धनानंद के सेनापति से और पूरा वाकया उसे सुनाएंगे कि ऐसे एक व्यक्ति है जो खुद को गुरुजी बताता है। वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि हमारे महाराज धनानंद कब पढ़ने चले गए, कोई काबिलियत तो उनके अंदर है नहीं, तुमने देखी है क्या, कि मुझे भी नहीं पता। तो यहां से सेनापति को यह बात बताई जाती है। सेनापति बोलता है कि क्यों ऐसी समस्या लेकर आते हो, धनानंद कैसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति मुझे भी मार डालेगा। तो यहां पर इस समय धनानंद जो मग्न था अपने भोग विलास में, यहां पर सेनापति को यह खबर पहुंचा दी गई और सेनापति ने मौका देखकर यह बात बता दी किसे, धनानंद को, कि आपसे मिलने के लिए एक व्यक्ति है जो बहुत समय से इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति आपसे बहुत समय से इंतजार कर रहा है। द्वारपालों ने बहुत कोशिश की है उसे वापस भेजने की, लेकिन वो वापस नहीं जा रहा। और धनानंद बोलेगा कि ठीक है, आप उसे अंदर भेजिए। चाणक्य अंततः अंदर दरबार में पहुंचते हैं और दरबार में देखते हैं कि धनानंद के हाथ में शराब का गिलास और सामने नृत्य चल रहा है। यह बात देखकर चाणक्य समझ गए कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि चलो एक कोशिश क्यों ना कर ली जाए। चाणक्य दरबार में प्रस्तुत हुए, ये सामने धनानंद बैठे हैं और ये दाएं बाएं इनके मंत्री संत्री, ये दरबार लगा हुआ है, सभी मंत्री वगैरह बैठे हैं। यहां पर खड़े हो गए आकर आपके चाणक्य। चाणक्य के सामने किसी भी मंत्री ने कोई कुर्सी या फिर कोई अभिवादन नहीं किया, तो इस बात से चाणक्य बहुत ही ज्यादा नाराज भी हो गए थे, लेकिन बोला कि चलो छोड़ो, एक निरक्षर व्यक्ति क्या जानता है गुरुजी क्या होते हैं। क्यों बेटा, आप सभी शिक्षक हो तो आप जानते हो कि गुरु की क्या अहमियत होती है। एक मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति होता है गुरु। तो यहां पर यह व्यक्ति चाणक्य दरबार में खड़ा होता है, इसे अपमानित कर दिया गया और इसने अपनी बात रखी किसके सामने, धनानंद के सामने। जैसे ही वो बोलता है चाणक्य कि महाराज मैं आपको एक बात, 3 ही शब्द बोल पाए, उससे पहले धनानंद बोलेगा जरा रुको। चाणक्य सोच में पड़ गए क्या। उन्होंने गिलास में फिर अपना गिलास उठाया और शराब पी और फिर बोलते हैं अब बोलो। चाणक्य ने फिर गुस्से का घूंट पीकर फिर बोलना स्टार्ट किया कि महाराज मैं आपको एक बात अवगत कराना चाहता हूं कि आपने नाम सुना होगा सिकंदर का। कि कौन है सिकंदर, मैं तो नहीं जानता। कहां का सिकंदर, मैं खुद हूं सिकंदर, खुद में एक सिकंदर हूं, मैं तो नहीं जानता हूं। कि आप सिकंदर को नहीं जानते, लेकिन वो विश्व विजय करते हुए आ रहा है। क्या हमसे बलशाली है, हमारे मगध से बड़ा है विश्व? यही है निरक्षर व्यक्ति कि हमारे मगध साम्राज्य, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, इससे बड़ा यह विश्व है। चाणक्य को थोड़ी सी हंसी आई इस बात पर कि इस व्यक्ति को मैं क्या समझा रहा हूं, ये तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो गया। फिर भी यहां पर चाणक्य कोशिश करते रहे कि वो बहुत ही ज्यादा अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर आप अपनी सेना भेज दो तो हम उसका सामना कर सकेंगे।
धनानंद बोलता है कि तूने मेरे आनंद में, जो मैं अपने क्रियाकलाप कर रहा था, उसमें विघ्न डाली है और इसकी सजा मैं तुझे देकर रहूंगा। चाणक्य बार बार बोलते हैं कि महाराज इस बात को इतना छोटा मत लो, अगर वो यहां पर आ गया तो आपके साम्राज्य का विनाश कर देगा। इतने में महाराज बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि यह हमारे साम्राज्य, हमारी गद्दी को छीनने की बात बोल रहा है। निकालो, कहां का गुरुजी है ये, निकालो इसे बाहर दरबार से। कोई गुरुजी नहीं, ना तो हम इस पर कभी पढ़े, ना ये हमारा गुरुजी। इतना अपमान चाणक्य सहन नहीं कर पाए और चाणक्य ने फाइनली अपनी चोटी खोल दी। ब्राह्मण थे, गुरुजी थे, और गुरुजी पहले एक चोटी रखते थे, शिखा, जैसे शिखा बोला जाता है चोटी को। तो चाणक्य ने अपनी फाइनली चोटी खोल दी और चोटी खोलकर उसे पकड़कर कसम खाते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं उनकी चोटियों में काफी वो जो होती हैं बंधी हुई रहती हैं, जो केस होते हैं उनको वो बांध कर रखते हैं। तो चाणक्य ने वो बंधे हुए केसों को खोल दिया और खोलकर कसम खाते हैं कि धनानंद सुन, तूने मेरा अपने दरबार में घोर अपमान किया है। ये केस, ये चोटी मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि तुझे सत्ताहीन न कर दूं। इस बात पर धनानंद बहुत ही ज्यादा गुस्से में बौखला उठा और अपने दरबारियों को और मंत्रियों को आदेश देता है कि पकड़ो इस व्यक्ति को जो हमारे सत्ता का विनाश करने वाला है। तो गुरुजी भी बोलते हैं, बेटा तेरे जैसे बहुत बनाए हैं हमने, तो हमें पता है किस तरीके से जाना है यहां से बचकर। और बेटा ये बात याद रखना कि खुले हुए बाल, जिस व्यक्ति के बाल खोलकर कसम ली जाए वो बहुत ही ज्यादा भयानक साबित होता है। और सिर्फ ऐसे इतिहास में 2 व्यक्ति हुए हैं। एक का तो नाम आपको पता चला है चाणक्य, और दूसरा द्रौपदी। जी हां, द्रौपदी, वही द्रौपदी जो महाभारत में पांडवों की पत्नी थी। वही द्रौपदी जो महाभारत में पांडवों की पत्नी थी, जो दुशासन की मृत्यु के लिए उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक कि मैं इसकी मृत्यु नहीं हो जाती और इसके रक्त से अपने बालों को नहीं धोऊंगी, तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। तो एक तो चोटी उसने खोली द्रौपदी ने, और दूसरी द्रौपदी ये हैं जो चाणक्य हैं। तो मतलब इतिहास में 2 द्रौपदी, एक चोटी इसके द्वारा खोली गई और दूसरी चोटी इसने खोल दी। तो 2 द्रौपदी हो गई आपकी, एक तो ये द्रौपदी, दूसरे चाणक्य बन गई द्रौपदी। और यहां से निकलकर मगध से ये भागना स्टार्ट करते हैं, मतलब बचकर भागेंगे कि कहीं उनके सेना उसे पकड़ न ले। और इन्होंने यहां से भागना स्टार्ट किया और सभी मंत्रियों को और राज्यपालों को, राज्यपाल जो होते हैं सभी को सूचित कर दिया गया कि एक गुरुजी है जो अपनी चोटी खोलकर सिर पर बाल नहीं है और भागते हुए जा रहा होगा, तो उसे आपको पकड़ना है। लेकिन चाणक्य उन्होंने अपना दिमाग चलाया कि मैं इधर ये आपका जो नेशनल हाईवे होता है, मैं नेशनल हाईवे से क्यों जाऊं जहां पर मुझे सेना मिलेगी। मैं भी गुरुजी हूं, तो मैं नेशनल हाईवे से नहीं जाऊंगा, मैं जंगल वाले मार्ग से होकर जाऊंगा। तो चाणक्य यहां से जंगल वाले मार्ग से होते हुए आगे बढ़ते हैं और जंगलों से होते हुए ये काफी आगे बढ़ने के बाद पाटलिपुत्र नामक स्थान पर एक दृश्य देखते हैं। जी हां, पहुंच गए हम वही जगह या फिर उसी जगह जिसका हमें इंतजार था, अर्थात चंद्रगुप्त के बाल जीवन में। तो यहां पर एक व्यक्ति मोर
मोर पालक है और उसके गुट में बहुत सारे बच्चे हैं और उसके यहां पर प्रतियोगिता हो रही है खतरों के खिलाड़ी की। एक बेहतरीन टास्क दिया जा रहा है। इस मोर पालक के पास बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो भी जंगली कुत्ते। इधर से ये आए कौन? चाणक्य। इधर खड़े हुए हैं, ऐसा मान के चलो इधर खड़े हैं आपके चाणक्य। ये पेड़ है और यहां पर पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं चाणक्य। ये पीछे की स्थिति है और छिपकर देख रहे हैं कि ये मोर पालक बोलता है कि आज आप सभी के मध्य रेस है और मेरे कुत्तों के मध्य, और आपके लिए टास्क ये है कि ये एक मांस का टुकड़ा, जी हां मांस का टुकड़ा, ये एक मांस का टुकड़ा मैं अपने कुत्तों को छोड़ रहा हूं और इस मांस के टुकड़े को रख दे रहा हूं एक जगह। जो कुत्तों से पहले जो बच्चा इस टुकड़े को लेकर आ जाएगा उसे मैं विशेष उपहार दूंगा या शाम के खाने में विशेष पकवान दूंगा। है ना टास्क अच्छा? तो यहां पर ये रेस शुरू होती है और चाणक्य यहां से पीछे से, पेड़ के पीछे से ये दृश्य पूरा देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। और दृश्य वास्तव में एक इंटरेस्टिंग दृश्य है ये। तो यहां पर इन बच्चों के मध्य रेस शुरू होती है। इनमें से एक छोटा सा और सुंदर सा, काफी सुंदर बच्चा था, छोटा सा बच्चा जिसका रंग गोरा, आंखें नीली और बाल बड़े बड़े। तो वो जो बच्चा होता है उस मांस के टुकड़े को ले जाकर सबसे पहले उस मोर पालक को पहुंचा देता है। और यह दृश्य देखकर चाणक्य से छुपा नहीं रहा गया और उनके मन में एक योजना आती है कि जिस व्यक्ति ने मेरा इतना अपमान किया है मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा, एक विशेष कमांडो की ट्रेनिंग दूंगा मैं इसे। और ये चाणक्य यहां से निकलकर मुलाकात करेंगे किससे? इस मोर पालक से। और मुलाकात करके बात करते हैं कि मुझे इनमें से एक बच्चा चाहिए। मोर पालक बोलेगा कि मैं अपने बच्चों के सौदा नहीं करता, क्योंकि चाणक्य की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है जैसे उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मोर पालक बोलेगा ये मुझे क्या दे देगा? तो चाणक्य बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फ्री में नहीं ले रहा। कि कितने पैसे दोगे? कि मैं आपको 1000 कांसार्पण दूंगा, मतलब कांसे की मुद्रा, 1000 कांसे की मुद्रा दूंगा। तो मोर पालक भी बोलता है कि मेरे पास तो बहुत बच्चे हैं, हम दो, हमारे 100 वाला सीजन चल रहा है। क्यों बेटा? हम दो, हमारे 100, तो मेरे पास तो बहुत बच्चे हैं, आप ले जाइए एक को। तो यहां से इस चंद्रगुप्त को ले जाकर ये आपके जो चाणक्य गुरुजी हैं यहां से इसे लेकर जाएंगे और पहुंचते हैं कहां पर? उसी जगह, वही यूनिवर्सिटी तक्षशिला जहां पर वो पढ़ाते थे या सिखाते थे। और चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों पहुंच जाएंगे तक्षशिला में और उसी दिन से, उसी समय से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। चाणक्य बताएंगे चंद्रगुप्त को कि बेटा तेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी कोर्स हैं मैं करवाऊंगा, जितनी भी डिग्री हैं मैं प्राप्त करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा सभी के लिए। बीए हो, चाहे तेरी 12th हो, चाहे तेरी 10th हो, सभी के लिए मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। खाना भी दूंगा, सब कुछ दूंगा तेरे को, बस तू जैसा मैं कहूं वैसी ट्रेनिंग लेता रहे। ठीक है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शिक्षा स्टार्ट कर दी।
और आप सभी जानते हैं प्रत्येक क्षेत्र में एक व्यक्ति से कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अवश्य होता है। तो ऐसे ही ईर्ष्या, ब्राह्मणों में ईर्ष्या तो बहुत ज्यादा कि एक न जाने पहचाने बच्चे को उसका मूल क्या है ये नहीं पता, और इन्होंने ब्राह्मणों के बीच में, राजकुमारों के बीच में लाकर रख दिया। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसने चिढ़कर उसकी पूरी खबर पहुंचा दी धनानंद के पास। धनानंद ने कुछ नहीं कहा कि छोड़ो, तैयार हो जाने दो उसे, तब देखते हैं वो क्या बिगाड़ लेगा, जो एक छोटा सा बच्चा है। इधर थोड़ी सी सिकंदर की स्थिति जानते हैं कि सिकंदर के साथ क्या हो रहा है। सिकंदर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ाया आपका झेलम नदी पार करके वो व्यास नदी की सीमा तक, और व्यास के बाद ये भूमि पर उतरकर आ जाता। लेकिन सैनिकों में ऐसी किसी ने अफवाह फैला दी कि भारत में ये देवी देवताओं की भूमि है, या इसकी सेना में एक ऐसा अंधविश्वास फैल गया कि यहां पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर ये देवी देवता हमें मार डालेंगे। तो इसकी सेना ने लड़ने से मना कर दिया और सिकंदर यहां से वापस चलना स्टार्ट करता है। और यहां से वापस जाते समय जितने व्यक्ति, जितने गांव इसने उजाड़े थे, हाँ बेटा, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि करनी का फल व्यक्ति को अवश्य मिलता है। तो इसने जितने गांव उजाड़े हैं उतने गांव में इस समय उनको दफनाने वाला कोई नहीं, तो उन सबों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में वहां महामारी फैल गई, और उसी से ग्रस्त होकर उसकी आधी से ज्यादा सेना तबाह हो गई। सिकंदर के दो प्रमुख सेनापति थे, वैसे तो तीन थे, लेकिन मुख्य जो हैं एक निर्याकस और एक है सेल्यूकस निकेटर। ये है थल सेनापति और ये है आपका जल सेनापति। दोनों सेनापति, और दो भागों में इन्होंने अपनी सेना को विभाजित कर दिया, और दोनों अपनी सेनाओं को लेकर पहुंच जाते हैं अपने स्थानों पर। लगभग 19 महीने तक ये भारत में रहा और 323 बीसी में मृत्यु हो गई किसकी? सिकंदर की। 323 ईस्वी में बेबीलोन नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। सिकंदर ने जितने भी महान कार्य यहां पर किए हैं, या फिर जितना वो महान था उसके लिए कोई भी शब्द नहीं, लेकिन बहुत से इतिहासकार हैं उसे लुटेरा बताते हैं, लेकिन उसने सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो मेरी नजरों में कोई गलत नहीं। उसने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार किया है। एक शासक अपने साम्राज्य का विस्तार अवश्य करता है। अब आ जाओ यहां पर, सिकंदर की मृत्यु होने के बाद सिकंदर का डर खत्म हो गया और अंतिम टारगेट बचा है चाणक्य की नजरों में। वो भी कौन सा? मगध का जो शासक है धनानंद को पराजित करना। मगध का शासक धनानंद को पराजित करना सिर्फ एक टारगेट रह गया है। किसकी नजरों में? चाणक्य की नजरों में। और इधर एक युवा हो गया है जो एक बच्चा हुआ करता था सारी ट्रेनिंग लेने के बाद, बहुत ही ज्यादा सुंदर, सुडौल, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाए। एक ऐसा अद्भुत तेज वाला चेहरा। तो यहां पर जैसे ही उसकी शिक्षा पूरी होती है, और शिक्षा पूरी होने के बाद सिकंदर की जैसे ही मृत्यु हुई, तो उसका जो क्षेत्र होता है वो सेल्यूकस निकेटर के हाथों में पहुंच जाता है। मतलब बेबीलोन का शासक बन गया कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो चाणक्य ने, जो चाणक्य गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य प्रशिक्षण के लिए सेल्यूकस निकेटर के दरबार में भेज दिया।
और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य सैन्य प्रशिक्षण के लिए सेल्यूकस निकेटर के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि अखाड़े में मल्ल युद्ध चल रहा है। लगभग 7.5 फीट का लड़का उस अखाड़े में भरपूर जोश के साथ कूद पड़ता है उनसे लड़ने के लिए और अकेला उन सभी 6 मल्लों को पराजित कर देता है। इधर सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री जिसका नाम था कार्नेलिया, या फिर हेलेना इस सभी दृश्य को अपनी नजरों से देख रही। एक तो मोहित करने वाला चेहरा, उसने यह पूरा दृश्य देखा और उसी समय हेलेना, जी हां इसी लड़की की बात कर रहे हैं हम जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, उसी समय राजकुमारी हेलेना मोहित हो गई किसकी सुंदरता पर? चंद्रगुप्त मौर्य की सुंदरता पर। चंद्रगुप्त मौर्य की सुंदरता पर मोहित हो चुकी हैं कौन? हेलेना। अब जिधर जाए चंद्रगुप्त उधर आए हेलेना। अब चंद्रगुप्त परेशान कि यहां पर आए कि जी कौन सा टोटका लगाया तो मेरे से। और चंद्रगुप्त जिधर जाता है उधर ही हेलेना आ जाती है। और एक दिन मौका पाकर चंद्रगुप्त जब उपवन या फिर गार्डन में बैठा हुआ था, हेलेना जाकर उससे बोल देती है कि मैं आपसे अगाध प्रेम करती हूं उसी क्षण से जब से मैंने आपका युद्ध कौशल देखा। अब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि मेरे गुरुजी ने सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेजा है, ऐसी अनुमति नहीं दी, पूछ कर आता हूं ये सब करूं या नहीं। लेकिन चंद्रगुप्त भी क्या है इस समय? युवा है। तो एक दिन उसने हटाई ये बात, दूसरे दिन हटा दी, लेकिन तीसरे दिन उसने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, प्रेम जैसी चीज है कब तक वो छोड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी एक लड़का है तो उसके अंदर भी भावनाएं हैं। तो फाइनली उसने बोल दिया ठीक है, अपना नंबर दे दे और रात को चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे का संपर्क शुरू। इधर तो कार्नेलिया फ्लैट हो ही चुकी हैं किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य पर। अब चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया की छुप छुप कर मुलाकातें शुरू हो गई। बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की कली की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं किसे? कार्नेलिया को। और कार्नेलिया एक पुष्प भी होता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कार्नेलिया किस पुष्प को कहा जाता है। बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की कली की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्च भी लटकाया करो। ये नजर बचाने के तरीके हैं, ठीक है ना। इतनी ज्यादा सुंदर लगती है कौन? कार्नेलिया। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य कार्नेलिया से कुछ इस प्रकार से इजहार करते हैं, ये तो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है कि तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो। ठीक है, चलो। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कार्नेलिया दोनों का विशेष प्रेम चल रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य उसे और ज्यादा प्रभावित करने में लगे हुए हैं। दोनों के लिए एक दूसरे का अगाध प्रेम। अब ऐसी स्टोरी में, इश्क मोहब्बत वाली स्टोरी में कोई विलेन न बने तो ऐसा ये खाली कहानी अच्छी नहीं लगती। तो यहां पर किसी व्यक्ति ने इन दोनों की सूचना पहुंचा दी सेल्यूकस निकेटर को।
सेल्यूकस निकेटर तक इन दोनों की सूचना पहुंचा दी गई कि आपकी पुत्री उस पर फ्लैट है, उससे सेट हो गई है। तो सेल्यूकस निकेटर अपनी तलवार निकालकर इस चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंचता है और चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे ही ये पता चलता है तो यहां से रवाना होकर, शिष्य किसका है? चाणक्य का। ये ट्रेनिंग तो विशेष थी इनके पास भागने की। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य यहां से भागकर पहुंचेगा कहां पर? तक्षशिला। तक्षशिला में मुलाकात हुई किससे? चाणक्य से। चाणक्य पूछते हैं, बेटा ट्रेनिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई तेरी कि गुरुजी कि क्या हुआ? इतना थका थका कैसे बोल रहा है, डरा डरा कैसे बोल रहा है तू मेरे से? कि गुरुजी कुछ नहीं, एक थोड़ा सा लोचा हो गया। कि क्या? कि हमें या फिर कार्नेलिया ने अपने प्रेम में फंसा लिया और हम भी उससे प्रेम करने लग गए। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुझे इसी के लिए भेजा था, मैंने तो सिर्फ तेरे को सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेजा है, चल तेरे को इसकी बराबर सजा देंगे। गुरुजी बोलेंगे चाणक्य बोलेंगे चंद्रगुप्त से कि बहुत तेरी शिक्षा पूरी हो गई, चल अब जिसके लिए तुझे तैयार किया जा रहा है धनानंद को मारने। चंद्रगुप्त के मन में अब जीने की लालसा आ चुकी है कि मुझे अब अपना जीवन व्यतीत करना है। और चंद्रगुप्त ऐसा प्रेम भरा जीवन, इतना सुखद और समृद्ध जीवन है। और दूसरी बात ये कि वो सिर्फ अभी तक राजा भी नहीं बना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं, गुरुजी थोड़ी सी सेना तो खड़ी कर लो, मैं अकेला कैसे युद्ध करूं? अभी तो थोड़ी सी जीने की लालसा हुई है, अभी तो मेरा प्रेम वाला जीवन स्टार्ट हुआ है कि अभी निकलो ना भूत तेरे सिर से, चल मैं निकाल तू। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जाते हैं फिर से मगध। दोनों यहां से प्रस्थान करते हैं और रास्ते में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताएंगे किस प्रकार से आक्रमण करना है। चाणक्य बताते हैं कि जो धनानंद है अपने दरबार में अपने शयन कक्ष में सो रहा होगा, तुझे चोरों की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य को चोरों की तरह उसके कक्ष में पहुंचना है और पहुंचकर उसको चाकू से मार देना है सोते हुए। क्या गुरुजी पता चल गई तो? कि नहीं पता चलेगी, मेरो शिष्य है तू, मैं भी तो आयो एक बार ऐसे ही। कि ठीक है गुरुजी। और चंद्रगुप्त मौर्य उसके शयन कक्ष में पहुंचता है, लेकिन यह खबर धनानंद को पहले ही पता चल गई। कैसे? जो चाणक्य से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति थे उनसे। तो धनानंद ने अपने बिस्तर पर उस दिन अपनी जगह अपना डमी सुला दिया, लेकिन चंद्रगुप्त का वही प्रयास, वो चाकू लेकर पहुंचा और पहुंचकर उस डमी पर मार डाला और खुश हो गया कि शायद धनानंद मर गया। लेकिन जैसे ही ये दृश्य, यहां पर पूरा जो दृश्य है उल्टा होता है, वहां पर निकलता है डमी और पूरे शयन कक्ष में अचानक उजाला हो जाता है और चारों तरफ खड़ी हुई सेना उसे घेरने के लिए लग जाती है कि पकड़ो इसे, ये कौन व्यक्ति है जो रात में हमारी हत्या करने आया है। इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी बोलता है कि मैं भी वही गुरु को चेला हूं जो पहले भाग गए हो, वो ट्रेनिंग पहले मिली है मुझे। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहां से वही चाणक्य के द्वारा बताई गई नीति के द्वारा भागना स्टार्ट करते हैं। नीचे खड़े हैं चाणक्य से मुलाकात करेंगे कि गुरुजी भागे? कि भागो? कि मरिगो कहना है? कि अभी ना मरो। क्यों? क्योंकि भाई पता चलेगी माने कोई और सुलाए दो। कि ठीक है चलो तो अब निकलते हैं, पूरी सेना पीछे देख कर रहो मेरे चेहरा है, अच्छा लग रहा हूं क्या? नहीं, वो चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात हो रही है।
तो यहां से चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों यहां से भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार धनानंद भी थोड़ा सा शिक्षित हो गया। उसे भी पता चल गया कि पहले गुरुजी जंगल वाले रास्ते से भाग गए, इस बार तो वहां पर भी सेना है, निकल कहां से निकलेगा। तो दोनों भागते हैं और देखते हैं जंगल वाले रास्ते पर भी सेना है, और वहीं पर कुछ दूरी पर एक बुढ़िया का घर है, और उस कुटिया में जाकर दोनों चंद्रगुप्त और चाणक्य टोकरी के पीछे छिप जाते हैं। उस कुटिया का दृश्य ये है कि वो बुढ़िया अपने एक ग्रैंड सन के साथ वहां रहती है, और ग्रैंड सन कहीं से खेलकर आया हुआ है, उसे भूख बहुत ज्यादा लगी है, और जो वहां पर बुढ़िया है उसके द्वारा बनाया गया है आज खिचड़ी। जो प्लेट में उसे दे दी गई, परोस दी गई। वहां पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा उतावला होकर भूखा है, उतावला होकर मध्य में से, बीच में से, प्लेट की थाली में से खिचड़ी उठाता है, और उठाकर जैसे ही हाथ उसमें डालेगा उसका हाथ पूरा जल जाता है। बुढ़िया बोलती है कि तू भी उसी चाणक्य जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बताता है। इधर चंद्रगुप्त गुरुजी की तरफ देखे वो कि गुरुजी कि रुक जा, सुनने तो दे, मुंह तो सुनंद है, कि जो चाणक्य अपने आप को बहुत ही विद्वान और श्रेष्ठ बताता है, तू भी उसी बेवकूफ की तरह। कि गुरुजी बेवकूफ कह रही है तुमते? अच्छा, तो इतने सालन तो तुम वो ऐसे ही पढ़ाए रहे हो। चलो तुम्हें तो जाके देखूंगा यूनिवर्सिटी में पहुंचो तो यहां पर बुढ़िया बताती है कि तू भी वो चाणक्य की तरह बेवकूफी कर रहा है कि जिसने डायरेक्ट मगध में आकर, मध्य में आकर किले में आक्रमण किया है। किस पर? धनानंद पर। इसे ये साइड साइड से खत्म करना चाहिए था। बेटा खिचड़ी सभी ने खाई है? खिचड़ी नहीं तो चावल, खीर ये तो खाए होंगे। जब भी खाते हो तो साइड से ज्यादा जल्दी ठंडे होते हैं, या फिर मध्य में से, जल्दबाजी में जो ज्यादा भूखे रहते हैं, आप में से किसी ना किसी ने एक दो बार मध्य में से खा भी ली होगी। फिर उसके बाद जीभ की स्थिति, अपनी टंग की स्थिति भी देखी होगी कैसी हो जाती है। क्यों, सही बोला ना? ठीक। तो यहां पर यह बात समझ में आ गई चाणक्य की कि मेरी गलती कहां है, और चाणक्य फिर से अपनी तक्षशिला वहीं पर यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, और अगली बार अन्य क्षेत्रों को जीतता हुआ अगर बेटा यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि इस खिचड़ी वाली कहानी का वर्णन किसमें किया गया है, जो खिचड़ी की जो ये कहानी सुनाई है, इसका वर्णन किस रचना में या किस ग्रंथ में किया गया है? क्यों बेटा, कोई बताएगा क्या? खिचड़ी वाली कहानी का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? चलो कोई नहीं बता रहा, हम ही बताते हैं फाइनली। देखो चलो, खिचड़ी वाली जो आपकी कहानी है इसका वर्णन किया गया है परिशिष्ट पर्वन, एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। ये एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में इस खिचड़ी की कहानी का वर्णन किया गया है या फिर इसका उल्लेख मिलता है। और एक और ग्रंथ है जो बौद्ध ग्रंथ है, महाबोधि वंश। इसमें खिचड़ी के स्थान पर एक रोटी का वर्णन किया गया है जो बच्चे ने मध्य में से खोलकर खाना स्टार्ट कर दिया, और उसकी गैस से जो हवाई फायर उसमें से निकलते हैं उससे उसका हाथ जल गया है। कहानी सेम है दोनों जगह।
तो एक आपका परिशिष्ट पर्वन, एक महाबोधि वंश। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये किसके द्वारा लिखे गए। तो कहानी में साथ में बने रहिएगा, अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी विवाह भी कराना है, शादी में चलना है आप सभी को हमारे साथ, हम भी चलेंगे। कुछ नहीं, एक एक रसगुल्ला तो दाबी आएंगे ना, क्यों? चलो चलते हैं। तो यहां पर यह स्थिति हुई। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों पहुंच गए तक्षशिला और कुछ समय के बाद उसके दाएं बाएं जो चारों तरफ के छोटे छोटे राज्य थे उन पर आक्रमण करके एक सेना अर्जित कर ली और फाइनली एक युद्ध हुआ जिसमें जो मगध का शासक है धनानंद को मार दिया गया। इसके बाद धनानंद का मगध का जो शासक बना वो बन गया यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसे शासक बनाने में जिसने महत्वपूर्ण किंग मेकर की भूमिका अदा की वो है चाणक्य। इधर एक व्यक्ति सिकंदर के स्थान पर बैठा था, सेल्यूकस निकेटर। इसका वर्णन हमने पहले भी किया। बेटा प्रेम कहानी है, ये अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। तो सेल्यूकस निकेटर सेनापति है किसका? सिकंदर का। तो ये चाहता है कि क्यों न मैं अपने शासक सिकंदर की जो मनोकामना थी भारत को जीतने की या विश्व विजय की वो पूरी करूं। और इसने एंट्री कर दी कहां पर? भारत में। और भारत में इस समय का शासक बन गया कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध हो नहीं पाता उससे पहले। इधर तो सेल्यूकस निकेटर और इधर चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध में उसकी पुत्री भी आई हुई है जिसका नाम क्या है? जो प्रेमिका है चंद्रगुप्त मौर्य की, हेलेना या फिर कार्नेलिया। ये कैसे रह जाएंगी पीछे? क्यों? मैडम कार्नेलिया तो अवश्य आएंगी। आखिर काफी समय भी तो हो गया ना। क्यों बेटा? काफी समय भी तो हुआ है। हुस्ने बेनजीर के तलबगार हुए बैठे हैं, उनकी एक झलक को बेकरार हुए बैठे हैं, उनके नाजुक हाथों से सजा पाने को कितनी सदियों से गुनहगार हुए बैठे हैं। क्यों बेटा? तो यहां पर तो चंद्रगुप्त मौर्य काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो नाजुक हाथ आकर हमें पनिश करें या फिर सजा दें। तो यहां पर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आमने सामने हैं और समय है 305 बीसी का, बिफोर क्राइस्ट। दोनों के मध्य युद्ध होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले हेलेना की आवाज कानों में पड़ेगी अपने पिताजी के पिताजी। सेल्यूकस निकेटर इधर उधर देखेंगे कि ये आवाज कहां से आई, ये तो हमारी प्रिय पुत्री की आवाज है, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो यहां पर हेलेना ने बोला पिताजी या फिर पॉप्स, पिताजी को बोलते हैं ना पॉप्स या डैडी। तो यहां पर आवाज दी हेलेना ने सेल्यूकस निकेटर को कि हमारी ये तो प्रिय पुत्री की आवाज है, और प्रिय पुत्री जाकर युद्ध को रुकवाएंगी और बोलेंगी कि पिताजी आप क्या कर रहे हो? कि क्यों बेटा क्या हुआ? कि अब तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा भी बन गया मगध का, तो अब तो मेरा विवाह करा दो। ये वही व्यक्ति है जिससे मैंने प्रेम किया, जिससे चैटिंग की थी। क्यों बेटा? तो ये वही सुंदर लड़का है जिससे मैंने कभी प्रेम किया था। सेल्यूकस निकेटर और गुस्से में आ जाता है कि अच्छा आज मिली गो,
चल तो ये पहले देखूं। लेकिन हेलेना फिर से सेल्यूकस निकेटर से गुहार लगाएगी कि पिताजी मैं इससे विवाह करना चाहती हूं, अगर तुमने इसे मारा तो मुझे भी खो दोगे। अब क्या करें, पिताजी इसी बात पर बेबस। यही परिस्थिति आज के समय में है। तो यहां पर हेलेना ने जब ऐसा तथ्य रख दिया सेल्यूकस निकेटर के सामने, तो सेल्यूकस निकेटर तैयार हो गया और बात करता है चंद्रगुप्त मौर्य से कि मैं आपका विवाह कराना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लगभग वो 9 बांस उड़ने लग गया। ये कहावत होती है, जब किसी को खुशी होती है तो वो 9 बांस उछल जाता है। तो वो उसी बात पर 9 बांस उछलने लग गया। उसे खुशी हुई कि कहीं जाकर हमारा प्रेम अब सफल हो रहा है। बेटा इतना आसान थोड़ी नहीं है। क्यों, इतना आसान होता है क्या? बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके लिए जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, हम इजहार करने में रह गए, उधर उनके हाथ पीले हो गए। क्यों बेटा, बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पसंद तो कर लेते हैं लेकिन इजहार तक नहीं कर पाते। ठीक है, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के सामने, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के सामने पहुंचा और दोनों की बात होती है। और बात होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि अब हमारा प्रेम यहां पर आकर सफल हो जाएगा। सिर्फ ऐसा सोचा है। बेटा वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे हम आपके सामने। ठीक है, अभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी खत्म नहीं हुई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर दोनों की बात हुई कि अब हम आपका विवाह कराएंगे। लेकिन बीच में एक और नया विलियन बनकर आ गया। यह भी मिस्टर अमरीशपुरी से कम नहीं है। क्यों? मुगेम्बो खुश हुआ अमरीशपुरी। यहां पर यह भी अमरीशपुरी से कम नहीं। कौन? चाणक्य। चाणक्य तो चाणक्य, कुटिल बुद्धि वाला व्यक्ति। यह बोलता है कि बेटा चंद्रगुप्त राजा मैंने बनाया है। तो चंद्रगुप्त बोलता है तो विवाह तो कर लेने दो अब। तो चाणक्य बोलते हैं कि विवाह तो होगा, मैं बात करूंगा, लेकिन तू पीछे हो जा, क्योंकि मैं बड़ा हूं, पिता की तरह तेरे पक्ष से बात करने मैं जाऊंगा। ठीक है, चंद्रगुप्त खुश हो गया कि गुरुजी मेरी बात करेंगे ब्याह की। चलो अब क्या है, घोड़ी तैयार करो, सेहरा तैयार करो। अब तो मेरू टाइम है गो, मेरे संग के संटी बंटी उनको ब्याह है गो, उनके चिंटू मिंटू है गए, अब मेरो ब्याह होगा। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से बात करने के लिए पहुंचता है चाणक्य। लेकिन चाणक्य ने जो विवाह है वो करने के लिए कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि सेल्यूकस निकेटर जो तुम्हारी पुत्री हेलेना है उसका विवाह मैं चंद्रगुप्त मौर्य से कराऊंगा। अब देखो, जो विवाह होता है, जब बात होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, जब भी चाहे लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए तो रसोई में वो अवश्य होगी, लेकिन वो थोड़ा सा कान लगा के सुनती अवश्य रहेगी कि क्या बात है रही है। और वैसे भी महिलाओं के कान तो 3 गुने तेज होते हैं। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की भी स्थिति वही है कि देखें कि यहां पर क्या बात हो रही है। और चंद्रगुप्त मौर्य यही सुनने में लगे हैं। चाणक्य ने अपनी पहली शर्त रखी कि हेलेना जिससे मैं विवाह करा रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य का, इसे राजकाज में भागीदारी नहीं लेनी, कि हमारे शासन में क्या चल रहा है इसे कोई मतलब नहीं। जो फैसला करेगा वो चंद्रगुप्त मौर्य करेगा और ये सिर्फ गृह कार्य करेगी। सेल्यूकस निकेटर बोलते मैंने तो बड़े लाड से पाली है, मैंने तो थोड़ा सा भी पैदल भी चलने नहीं दिया, और तुम बोल रहे हो ये रसोई में काम करेगी।
कि जो भी काम करेगी, लेकिन ये गृह कार्यों में दासियों को आदेश दे सकती है। अपनी सजावट, मस्कारा, लस्कारा, ब्यूटी पार्लर, ये सब वस्तुओं पर ध्यान दे और समय पर आभूषण पहने और सज धज कर बैठी रहे। बस इतना ही काम है। हेलेना से इधर सेल्यूकस निकेटर पीछे की ओर देखेगा, हाँ क्या कहनी है कि मैंने प्रेम किया है, मैं राजी हूं। हेलेना इस बात को भी मान लेगी। इसके बाद दूसरी बात, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य हाथ बांध कर खड़ा है कि देखें तो हो क्या रहा है। यहां पर चाणक्य ने अपनी सेकंड कंडीशन रखी और दूसरी शर्त ऐसी थी जिसे पूरा करना बहुत ही ज्यादा कठोर था। दूसरी शर्त यह कि हेलेना से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वो पुत्र कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, मतलब वो शासक नहीं बनेगा। इस पर चाणक्य की बुद्धि या फिर कूटनीति ये थी कि ये एक विदेशी पुत्र हो जाएगा तो कभी न कभी इसका दिमाग वहां उसकी तरफ जाएगा, अवश्य उस देश की तरफ जिससे बिलोंग करेगा। तो यहां पर दूसरा कारण ये है या दूसरी शर्त ये है कि हेलेना से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो राजा नहीं बनेगा। चंद्रगुप्त पीछे खड़ा है, उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और बोलता है हो गया बंटाधार, हो गई शादी, अब चलो। सेल्यूकस निकेटर फिर पीछे देखता है कि हाँ कि मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तो इन्हें पाना ही मेरी जिंदगी है। अब यहां पर सेल्यूकस निकेटर ने बोल दिया ठीक है, हेलेना और इन दोनों का विवाह करा देते हैं। और दोनों का विवाह कराया जाता है। सफेद साड़ी पे लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती हो। क्यों बेटा? सफेद साड़ी पर जब भी लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती हो। वो तो घायलों को लेकर जाती है और तुम घायल करके चली जाती हो। ठीक है ना? तो यहां पर दोनों का विवाह होगा और विवाह होने के बाद दोनों का जीवन आराम से सुखमय चलता रहता है। लेकिन चाणक्य ने इसका विवाह इस प्रकार से कराया कि कोई उत्तराधिकारी नहीं आएगा। अब उत्तराधिकारी नहीं तो चाणक्य ने एक लड़की और लाकर दी जिसका नाम था चेलन्ना, और उससे विवाह कराया जाएगा। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा विवाह कराया जाएगा और उससे एक पुत्र की उत्पत्ति होगी जिसका नाम था बिंदुसार। और जो 323 से 298 बीसी तक शासन किया, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, और वहां पर जाकर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज बेटा इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं हुआ, अगली जब हम क्लास लेंगे तो पहले इसका थ्योरेटिकल करवाएंगे। आज सिर्फ समझाने के लिए था। आई होप, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है इस स्टोरी को बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, चलता हूं।